मुंह आना बोलते हैं इसको, या मुंह पकना बोलते हैं इसको, या एप्था। ठीक, ये सामान्य तौर पे होने वाला रोग है लोगों को। सामान्य तौर पे सभी को कभी न कभी ये मुख पक जाता है, लेकिन किसी किसी को गंभीर स्थिति भी हो जाती है। लेकिन ये सामान्य तौर पे लोगों को मुंह पकने जैसी स्थिति जो है वो हो जाती है। तो आज हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी में, किसी का मुंह पक जाए तो कैसे हम ठीक कर सकते हैं। या इसको स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। स्टोमेटाइटिस या मुंह पकना। अब इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। हालांकि इसके साइज के आधार पे और इन्वॉल्व लोकेशन के आधार पे कई प्रकार का इसमें बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कमोबेश एक ही तरीके से ट्रीटमेंट इसका लगभग किया जाता है। इसलिए इसको एक व्यू में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब जितने भी प्रकार हैं इसके, हम उसे एक ही में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, ये बांटा गया है पढ़ने के लिए सुविधानुसार लोकेशन के आधार पे कि किस लोकेशन पे है, कहाँ निकला हुआ है, कितना बड़ा बड़ा, उसी आधार पे जो है कई टाइप्स जो है स्टोमेटाइटिस के होते हैं। तो अब इसको कैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ठीक करेंगे। और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा ये बड़े आसानी से ये जो है ठीक कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोपैथी द्वारा आसानी से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसका जो जिस तरह से हमारा तरीका है कि कैसे हम ठीक करते हैं। तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिक रेमेडी। तीसरा क्या होता है, थर्ड प्रिंसिपल रेमेडी। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको किसी भी बीमारी में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है कितनी आसानी से कर सकें, और हमेशा से फार्मूला हर एक रोगी पे एक ही तरह का दवाई काम नहीं करता। तो इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम रोगी को समझ के, क्योंकि जितने भी तरह के रोगी आते हैं उनमें रोग होने के सिम्टम समान होते हैं, लेकिन रोग होने के पीछे कारण अलग अलग होते हैं। इसलिए हमें जो है, जब हम एक अनुभव के आधार पर, जब हम अध्ययन के आधार पर चिकित्सा कार्य करेंगे तो हर रोगी को ट्रीट कर पाएंगे। लेकिन केवल फार्मूला के आधार पर करेंगे तो किसी को कर पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास हमेशा होता है कि हर चीज़ बताया जाए। तो इसमें खास करके सिम्प्टोमेटिक यानी कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। अब हम इसका सिम्टम्स देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण इसमें क्या आते हैं रोगी के। तो इसमें जो है मुख्य रूप से मुख की आंतरिक जो मेम्ब्रेन होती है वो लाल हो जाती है, एकदम इन्फ्लाम्ड होकर लाल हो जाती है। जो मुंह के माउथ के अंदर माउथ इन्फ्लामेशन हो जाता है,
मुंह के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, ठीक है, कि म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन हो जाता है। और क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से रेडनेस, लालिमा हो जाती है, रेडनेस। और क्या होता है, जिह्वा, हर चीज का मैंने कंडीशन आपको बताया है कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजनरेटिव, ये 4 फेज होता है हर बीमारी के। सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं कि वेरिएट करते हैं, यानी एक्यूट में कुछ और रहेगा, सब एक्यूट में कुछ और हो सकता है, क्रॉनिक में थोड़ा सिम्टम चेंज होता है, डिजनरेटिव में और सिम्टम चेंज हो जाता है। ठीक, तो एक्यूट सिम्टम इसमें बक्कल कैविटी जो है माउथ की, म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और क्या आता है, रेडनेस, लालिमा आ जाती है, रेडनेस जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। दूसरा, आगे बढ़ने पे जब ये और आगे बढ़ता है, सब एक्यूट कंडीशन में जाता है, तो इसमें क्या बनने लगते हैं कि मसूड़े जीभ या गल्फर, ठीक, दोनों गालों के अगल बगल सफेदी, वाइटनेस, और छाले, घाव, वो अल्सर होने लगता है, घाव होने लगता है, वाइटनेस आने लगती है। तो क्या होता है कि माउथ, टंग, चिक्स, इसमें क्या होता है कि व्हाइट पैचेस, व्हाइट पैच, अल्सर, व्हाइट पैचेज और अल्सर होने लगता है, घाव हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। और क्या होता है कि मुंह से दुर्गंध आने लगती है। फ्यूल स्मेल, खराब दुर्गंध आने लगती है। और कभी कभी अगल बगल की जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, वो बढ़ जाती हैं, ठीक, और सूजन कभी कभी बढ़ करके दांतों तक इन्वॉल्व कर देता है, दांतों तक। और खास करके खाने पीने में इसमें सिम्टम्स क्या है, खाने पीने में बड़ा कष्ट होता है, यानी कि ज़्यादा तीखा और नमकीन क्या होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो खाने पीने में तकलीफ हो जाना, इसमें सिम्टम्स है कि खा नहीं पाता है, भोजन करने में तकलीफ है। इसमें क्या होती है कि पूरा खा पी नहीं पाता है, एकदम से नहीं हो पाता है। और बराबर जो है मुंह से स्राव होने लगता है, लार बराबर आने लगता है, ठीक है, लार बराबर इसको आता है, मुंह से लार आने लगता है, इसको बराबर लार जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिलती है कि लार इसको आ रहा है बराबर, ठीक। ये क्या है, ये मुख्य रूप से सिम्टम्स हैं इसके, जिसमें जो हमें देखने को मिलता है। ये स्टेप बाय स्टेप, एक्यूट सब एक्यूट, थोड़ा थोड़ा अंतर होता चला जाता है अगर हम नहीं ठीक करते हैं तो चीज़ें होती हैं इस तरह से।
अब इसमें आएंगे कि आर्गन क्या है, ठीक। तो स्पष्ट रूप से मैंने बताया कि क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, मुंह की जो आंतरिक झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन है, वही तो है सीरस मेम्ब्रेन है जो हमारी, जहाँ जहाँ मतलब जिस एरिया में फैलता है वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो माउथ मुख्य रूप से क्या है, माउथ, और माउथ में जो मेम्ब्रेन, मुंह की जो झिल्लियां हैं। अब जीभ हो गया, मान लो टंग पे गया तो उसमें टंग आ गया, ठीक। खास करके जब अगल बगल हुआ तो मेम्ब्रेन हो गया, मसूड़े पे आ गया तो गम्स हो गया, यही तो हुआ। तो पर्टिकुलर आर्गन्स क्या हो सकते हैं कि जिस लोकेशन में जहाँ हुआ है वो इन्वॉल्व हो गया उसमें, यानी कि जिस जगह ये घाव, छाला या अल्सर हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया इन्वॉल्व। तो मान लो इसमें माउथ, मेम्ब्रेन्स, टंग, ठीक, गम्स, यही सब इसमें मुख्य रूप से आर्गन्स होते हैं। ये हर रोगी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जिस रोगी को जहाँ निकला है तो अलग अलग आर्गन्स हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी में करना होता है रोगी। अब आते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, मुख्य रूप से कारण क्या है। तो कारण दो तरह के कारण मैंने हमेशा बताए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आंतरिक कारण क्या क्या हो सकता है इसके पीछे, मुख्य रूप से जो कारण है वो डिस्पेप्सिया, ठीक, कॉन्स्टिपेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आ रहा है समझ में। इसके होने के पीछे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कारण हो सकते हैं। पहला आंतरिक जो कारण है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज। अब इसमें जो है स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन, मतलब सो मेनी कॉज, कब्ज के कारण, इंडाइजेशन के कारण, डिस्पेप्सिया के कारण, माने बहुत सारे कारण हैं जो सब किसमें आ जाएंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद मुख्य रूप से इसके पीछे जो कारण है कि फीवर, बुखार में मुंह पक जाता है, ठीक, फीवर। एक्यूट फीवर में आप लोग देखते होंगे कि मुंह पक जाता है एक्यूट फीवर में काफी लोगों को, तो ये कारण हो सकता है। और आगे क्या हो सकता है कि जो बाह्य कारण है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल कारण में आ सकता है कि बहुत ही गर्म चीज, तेल, चटपटी या बहुत ऐसी चीज जिससे इन्फ्लाम्ड हो जाए म्यूकस मेम्ब्रेन जो है। कई बार बहुत गर्म या गर्म भोजन या मसालेदार, चटपटा, स्पाइसी फूड जो है ज़्यादा लेना, स्पाइसी। उसके बाद से
विभिन्न प्रकार के जो नशे हैं, टोबैको, कई बार बहुत सारे लोग टोबैकोज आता है, उसके पाउडर आते हैं, गुल आता है, या एल्कोहल लोग पीते हैं, उसके कारण भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ घाव हो जाता है, वो भी कारण है इसके पीछे होने का किसी का। ये सब कारण क्या है? एक्सटर्नल कारण है लोगों के होने के। और इंटरनल कारण मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज या एक्यूट स्पेसिफिक फीवर, एक्यूट फीवर जिसमें कि माउथ में अल्सर वगैरह हो जाता है। और आगे आएंगे तो कई बार ये जब इन्फेक्टिव होता है, संक्रमण के द्वारा किसी को होता है, तो एक से दूसरा कोई जिस गिलास से पानी पिया उससे कोई और पिया तो उससे भी हो जाता है। अगर इन्फेक्टिव है तो इन्फेक्टिव है, मतलब संक्रमण के द्वारा हुआ है। कई बार संक्रमण के द्वारा किसी को हुआ है, संक्रमण के द्वारा, तो ये भी होता है। और खास करके उसी तौलिए से मुंह पोंछना, जिससे वो पोंछ रहा है, लार आ रहा है, उसी से वो भी पोंछ रहा है और कोई और पोंछ लिया उससे, तो क्या हो सकता है? एक से दूसरे में ये इन्फेक्शन जो है वो जा सकता है। ठीक, तो ये जो है इसके पीछे ये तमाम सारे इंटरनल और एक्सटर्नल कारण जो है वो मैंने बताए कि ये सारे कारण हैं इसके पीछे। अब इसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी में कैसे करेंगे, कैसे ट्रीट होगा इलेक्ट्रोपैथी में, तो हम इसमें जो है पहला मैं जो बताता हूँ आपको कि सिम्टोमेटिक रेमेडी है, आए समझ में? तो सिम्टोमेटिक रेमेडी, उसके बाद ऑर्गेनिक रेमेडी और उसके बाद कारण का इलाज कर दीजिए। 3 चीज़ों पे आपको करना है और 3 ही चीज़ पे हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाई जो है लिखनी होती है, उसी पे हमें काम करना होता है मुख्य रूप से। और हमारे YouTube चैनल या हम लोग जो सिखाते पढ़ाते हैं, हमारा उद्देश्य भी है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत आसान विधि से सीख लें, करने लगें। तो इसमें जो है सिम्टोमेटिक रेमेडी में पहला होता है एक्सटर्नल। ठीक, एक्सटर्नल में क्या क्या है हमारा कि जो हम प्रयोग करते हैं एक्सटर्नली, एप्लीकेशन के लिए एक्सटर्नली, तो इसमें क्या क्या हुआ है? घाव हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है। अब इन्फ्लामेशन घाव होगा तो इसमें जाहिर सी बात है पेन भी रहता है, दर्द भी रहता है, कोई चीज़ खा पी नहीं पाता है, तो वो कारण जो है वो इन्फ्लामेशन है, घाव है, अल्सर है, वही उसके पीछे कारण है। तो इसमें जो है मूल रूप से जो दवाइयाँ हैं कुल्ला और गलाली, ठीक, जिसमें क्या क्या होता है? C5A2 और G, इसमें S5 भी मिला सकते हैं, S5, C5A2 और G, समझ गए? या केवल C5A2 और G का ग्लिसरीन में मिला करके, ठीक, जिससे कि देर तक रुके उस जगह पे, या गर्म पानी में डाल करके क्या कराना है? कुल्ला कराना है, उसको कुल्ला कराना है। तो ये कुल्ला या गलाला इसको करा सकते हैं, ये जो दवाई होती है एक्सटर्नल रूप से, आया समझ में? तो ये हो गया आपका कुल्ला या गलाली कराना हमें एक्सटर्नल रूप से। दूसरा क्या हो गया कि इसमें जो है अब हम क्या क्या दवाई यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी में। ऑर्गेनिक रेमेडी है हमारी, और ये तो हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी में आपका G जो है पिलाने के लिए G और WE, समझ गए? दर्द वगैरह है G और WE, इसमें
किसी किसी को ब्लड भी आने लगता है तो हम बी का उपयोग कर लेते हैं, समझ गए। जहाँ थोड़ी सी ब्लड जैसी स्थिति, बहुत गहरा घाव हो जाता है, ब्लड जैसी स्थिति आ जाए तो बी का उपयोग करते हैं, नहीं तो डब्ल्यू और जी पिलाने के लिए इसको उपयोग करते हैं। तो ये हमारी सिम्टोमेटिक रेमेडी हो गई कि जो लाक्षणिक रूप से रोगी को तत्काल राहत दे दे। अब आते हैं कि ऑर्गेनिक रेमेडी। तो ऑर्गेनिक रेमेडी में मुख्य रूप से आपका होता है, तो एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो वहां पे हमारी C1 और A1, ठीक, C1 और A1 एकदम नया से निकला है, आज ही निकल गया है, लाल एकदम दिख रहा है, तो दैट रेमेडी विल C1 और A1 आया समझ में। लेकिन वही जो है क्या हो गया है कि 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन हो गया, वहां पे पीला पीला दिखाई देने लगा, समझ गए, घाव टाइप हो गया, तो वही दवाई क्या हो जाती है C5 और A2, आ रहा समझ में। तो वहां दवाई C5 और A2 हो जाती है। और बहुत क्रानिक मान लो हो, एकदम क्रानिक हो जाता है, तो इसमें हम हेनोन ऐड करते हैं, ठीक है। और क्या करना है हमें कि जो यहाँ कारण है, मान लो उसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन के कारण है, कब्ज के कारण है, अजीर्ण के वजह से, तो जो कारण है उसका इलाज करते हैं, कारण का भी दवाई हम देते हैं। तो इसको जो है हम S1 दे सकते हैं, S1 and A3, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, S1 and A3 इन द क्रानिक केसेस जो नहीं ठीक हो रहे हैं। दूसरा, मान लो कि संक्रमण के कारण चीजें हो रही हैं तो हम भरवन ऐड कर सकते हैं, माने जो जो कारण है, यहाँ पे डाइजेस्टिव कारण है तो कॉन्स्टिपेशन है तो यस लास, कब्ज के कारण, फीवर है, मान लो बुखार के कारण है तो बुखार की दवाई हम देंगे यहाँ पे यस टेक और F1। फीवर, स्पेसिफिक फीवर में अगर बुखार के कारण है तो फीवर है, स्पेसिफिक कोई फीवर जैसी स्थिति है तो। अगर मान लो कि कोई अन्य कारण है, कोई अन्य जो भी कारण है, कई बार कई बीमारियों में भी चीजें हो जाती हैं, तो कई कारण है इसके पीछे, तो उन चीजों को भी हम देख करके और दवाई इसको देते हैं। संक्रमण है तो यहाँ पे भरवन है, ठीक, तो उसी हिसाब से हम इन दवाइयों को उपयोग करते हैं और इस रोगी में हमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। और इस रोगी को हम अपनी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से इसी तरीके से हम ठीक कर लेते हैं, हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से इसको ठीक किया जा सकता है। और जो जो चीज़ें हैं, मान लो टंग में हो गया तो टंग, चाहे मसूड़े में हो गया, दांत में हो गया, तो उसी हिसाब से रीजन वाइज हम लोग दवाइयों को अप्लीकेट कराते हैं, दवाइयों को देते हैं। मुख्य रूप से यही दवाई होती है जिससे कि 70 से 80% केस जो है ठीक हो जाते हैं इन्हीं सब दवाइयों से। अगर कोई विशेष कारण नहीं है तब 70 से 80% चांस है कि माउथ अल्सर, घाव जो भी है वो लगभग ठीक हो जाता है। तो ये स्टोमेटाइटिस है, जो मुंह का घाव या स्टोमेटाइटिस या एफ्थे कहते हैं, ये जो है हम इस रूप में इसी तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, ठीक। ये इसकी विधि है ठीक करने की। तो ये रहा इलाज आपका एफ्थे या स्टोमेटाइटिस कह सकते हैं। और काफ़ी सारे टाइप्स हैं इसके, लोकेशन के आधार पे, इसके दाने बड़े छोटे के आधार पे कई टाइप्स हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम
एक ही में आपको मैंने पढ़ा दिया ट्रीटमेंट इसका, तो इसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं और ये रोग ठीक होता है। ठीक है, तो ये रहा ट्रीटमेंट आपका एफ से स्टोमेटाइटिस का। ओके, थैंक यू।